मेरे पास चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी जस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज? फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर टोटली रिलेटेड विद टू थिंग्स, दैट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। मतलब मैं इन स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सब बच्चों को पता है कि हर एक बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, मनी की। कोई बिजनेस बिना पैसों के काम नहीं कर सकता। सो एवरी बिजनेस नीड्स फंड। बोलो, एवरी बिजनेस। तो जिसको पैसा चाहिए होता है उसको डेफिसिट यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेफिसिट। और जहां से पैसा लाया जाता है उसको सरप्लस यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसा लाना, पैसा, और पैसा लाने के बाद दूसरा काम पैसे को यूज करना। जैसे हम लोग अपने स्टार्टिंग से हमेशा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज दोनों सब्जेक्ट में एक ही बात डिस्कस करते आए हैं, that when we use input to get output, it is also considered to be an input and output relation. तू इनपुट कहां से लेके आएगा? मैं हमेशा दिल से चाहता हूं कि जेब से जो जाए वो कम हो और जो आए वो ज्यादा हो। मतलब मैं हमेशा चाहता हूं कि इनपुट कम लगे और आउटपुट ज्यादा हो। और यहां सिर्फ बात पैसों से रिलेटेड हो रही है, तो ये एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं। पैसे को लाना, पैसे को यूज करना। पैसा लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे काम नहीं होता। ये मत सोचना कि ओनर भी पैसा दे के आया है। और आप सब बच्चों को पता है, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ एक ही बात पर, दैट बिजनेस एंड द ओनर इज अ बिजनेस अलग है और ओनर। अगर बिजनेस पैसा ओनर से भी लेके आया तो बिजनेस पैसा लेकर आया है। बिजनेस पैसा लेकर, चाहे किससे लेकर आया हो, ओनर से, चाहे किससे बोरो। हाँ, दो फंड, हाँ दो सोर्स है ना, ओनर्स फंड एंड। तो चाहे पैसे किससे लेकर आया हो, ओनर से, चाहे पैसे किससे, बट पैसा तो लेकर। और जब पैसा लेकर आया तो पैसा अच्छे से आना चाहिए था यार ना। अच्छे से चल के आता है पैसा, अच्छे से आना चाहिए था। और अच्छे से पैसे का सिर्फ एक मतलब है, कॉस्ट कम लगना। पैसा लाने की कॉस्ट लगती है भाई, चाहे पैसा ओनर से आया हो, चाहे पैसा बोरोड से आया। ओनर्स के ऊपर जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? बोरोड के ऊपर जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जनरल बता रहा हूं, जनरल। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि हर एक बिजनेस को पैसा चाहिए। यह बात भी क्लियर होगी कि बिजनेस पैसा लेकर आएगा। तो यह बात भी क्लियर होगी कि पैसा लेकर दो लोगों से आएगा, ओनर से या, और सबको देना है, चाहे ओनर हो चाहे, क्योंकि ओनर की कॉस्ट का नाम है, बोरोड की कॉस्ट का नाम है, देना तो पड़ेगा। और कोशिश क्या है? दिया कम जाए, दिया जिसमें रिस्क कम से कम हो और कॉस्ट भी कम हो। तो दो मेन फैक्टर हो गए, कॉस्ट एंड रिस्क। बोलो क्या? कॉस्ट एंड रिस्क। सो एवरी बिजनेस नीड्स फंड। कम ऑन बच्चों, हाँ जी। एवरी बिजनेस, राम शांत हो जाओ, ठीक। एवरी बिजनेस नीड्स फंड। तो हर एक बिजनेस को क्या चाहिए भाई? पैसा। और पैसा लाना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, पैसे को यूज करना भी। पैसा लाना नहीं, पैसे को, पैसा लाने को क्या बोलते हैं? यस, कम ऑन, क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। बोलो, पैसा लाने को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। और यूज करने को एलोकेशन। तो हर एक बिजनेस, हाँ जी, हर एक बिजनेस की मैनेजमेंट क्या चाहती है? ओए, ग्रुप ऑफ पर्सन को मैनेजमेंट बोलते हैं, पता है ना? तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द मार्केटिंग, मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल, मैनेजमेंट मैनेजेस द, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद टू थिंग्स ओनली, रिक्रूटमेंट एंड पैसा, पैसे को, बस ये दो काम ही तो है भाई। तो हर एक, अगर मुझसे पूछते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम करती है, दो काम करती है, रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन। डन, ठीक है, ओके, हो गया। क्या करेगी? और रिक्रूटमेंट वो कुछ इस तरीके से करना चाहती है कि उसकी कॉस्ट कम से कम लगे, और एलोकेशन कुछ इस तरीके से करना चाहती है कि उसको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा है। मतलब ऐसा लग रहा है ऐसी बात समझा रहा हूं, ये तो सबको पता ही है। रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन, बेटर रिक्रूटमेंट हो, अच्छी क्या हो, और अच्छी क्या हो, एलोकेशन। ये सारी एक्टिविटीज कौन मैनेज करता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज।
तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए ना फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। ऐसा कोई पेपर ही नहीं बनता जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ना पूछी जाए। बट मुझे क्या लगता है, जब मुझे पता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। प्लान किसके लिए कर रहा हूं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए, जो दो चीजों से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट एंड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पता क्यों कर रहा हूं? अच्छी रिक्रूटमेंट हो, हाँ पता भी कर रहा हूं, अच्छी एलोकेशन हो, हाँ पता भी कर रहा हूं, क्योंकि जब पैसा चाहिए तब हो। पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी सोच रहे हो ना फ्यूचर के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग। एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूं अपने माइंड में, कितने महीने में रिटर्न आ सकता है वो टाइम टेबल निकाल रहा हूं। भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना चाहिए? वाह बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ फ्यूचर के बारे में जनरल बातें नहीं, सिर्फ पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में सोच रहे फ्यूचर में। और जब फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है, तुमको पता होगा, तुमने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट आवाज पूरी नहीं आई, आइडेंटिफाई डिफरेंट इवैल्यूएट ईच एंड देन, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कर रहा हूं? दो ही कामों के लिए प्रॉपर पहले एलोकेशन कर देगी, प्रॉपर एंड इन दो काम के लिए तो क्या कर रहा हूं? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या कर रहा हूं? फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर बड़े बड़े माइंड में ऑप्शंस आते हैं, कैसे पैसे को ला सकता हूं अच्छे से, हाँ ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, कैसे पैसे को यूज कर सकता हूं, बड़े माइंड में ऑप्शंस आते हैं। फिर लेता हूं डिसीजन। क्या लेता हूं? फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। और 3 तरह के डिसीजन होते हैं। अरे सर 3 तरह के डिसीजन, बातें 2 ही होंगी, रिक्रूटमेंट एंड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल प्लानिंग करती है तो फाइनेंशियल डिसीजन लेती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल, come on, financial, and there are 3 types of financial decision. Investment decision, financing, ये different है, ये finance है। और third, there are 3 decision taken by the financial. And what is the main aim of every financial management? To increase the wealth of shareholder. मतलब अगर तो जनरल बातों में अगर हम लोग बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं ऐसे ही नॉर्मल, तो तुम बात कर रहे थे बेटर रिक्रूटमेंट एंड बेटर, इसका मतलब अगर रिक्रूटमेंट अच्छी होगी तो मेरी कॉस्ट कम से, और अगर अच्छी एलोकेशन करूं लाइफ में तो मेरा रिटर्न, तो जब कॉस्ट कम से कम होगी और रिटर्न ज्यादा से, तो भाई आप ही बता दो, जब कॉस्ट कम लगती रिटर्न ज्यादा हो तो क्या होता है? कम ऑन बोलो ना, क्या होता है? जितना ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट। उतना कॉस्ट जो मेरी लग रही है मैं उसको इजीली पे कर पाऊंगा भाई। और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जब कभी भी ना प्रेशा प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट में से ना डिविडेंड दिया जाता है। अब प्रेशा सोच, तेरे पास कोई ऐसी एक कंपनी का शेयर है, तुझे उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तू 10 लोगों को और बताएगी कि मैंने ऐसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, वहां से मुझे क्या मिला है? डिविडेंड। इसका मतलब ये बात प्रूफ होगी कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि तुझे डिविडेंड मिल रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। और अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो ये बात कंफर्म है कि उसकी कॉस्ट कम लग रही है, उसको रिटर्न। इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी है। और जितना ज्यादा क्या मिलेगा? डिविडेंड, उतनी ये लोगों को बताएगी, जितना लोगों को ये बताएगी उतनी शेयर की डिमांड, और जितनी शेयर की डिमांड बढ़ेगी शेयर की वैल्यू, और शेयर की वैल्यू को बढ़ने को क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ, इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ कौन? वो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं भाई? ओनर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? मैनेजमेंट वर्क फॉर, कम ऑन बोलो ना, मैनेजमेंट वर्क्स फॉर, किसके लिए काम कर रही है मैनेजमेंट? हाँ शेयर होल्डर, दूसरा नाम बोल रहा है, अगर कह रहा है कौन? शेयर होल्डर। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट?
हाँ, शेयर होल्डर, ओनर्स, यस, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब शेयर की डिमांड मार्केट में, शेयर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? और शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को क्या होगा? और कंपनी का प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट कम लगेगी और रिटर्न, मतलब प्रॉपर एलोकेशन और प्रॉपर। बेटा चले जा टेस्ट देखे, चलिए फट चलिए जा टेस्ट। सेकंड नंबर अगर इसके पीछे, हाँ आपके पीछे, सोच समझा, हाँ टेस्ट दे दी। कोई बात नहीं, जल्दी क्या देखे फटाफट जल्दी। हाँ जी लेके आओ, कोई बात नहीं, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जल्दी। बस भाई अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट चैप्टर का कुछ इस तरीके से क्लियर हो कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो, तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है जी। तो मुझे क्लियर हो गया, माइंड में क्लियर है कि मुझे ना कॉस्ट कम रखनी हो, रिटर्न, मतलब मुझे क्लियर हो गया कि मेरी बेटर होनी चाहिए क्या? रिक्रूटमेंट, और बेटर क्या होनी चाहिए? यही तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मैनेज बाय दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज मैनेज बाय दी, और टू मैनेज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कर रही है? और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन ले रही है, और 3 तरह के डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। का मतलब होता है वी नीड फंड फॉर द 2 पर्पसेस, दैट इज द शॉर्ट टर्म पर्पस एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पर्पस रिक्वायरमेंट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म पर्पस रिक्वायरमेंट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। So we need fund for the short term purpose or for the, when we need fund for the short term purpose, it is known as working capital requirement, working capital, and when we need fund for the long term purpose, it is known as fixed capital requirement. क्या? The most important decision among the working capital and the fixed capital is fixed capital. Fixed capital is also known as capital budgeting. मैंने इससे पूछ लिया ऐसे अक्षर से, मैंने फिक्स्ड कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? वर्किंग कैपिटल तो बच्चों ने अपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ कि डे टू डे लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपेंसेस। कह रही सर फिक्स कैपिटल बड़ा होता है, बस इसलिए बात कर रही हूँ। कह सर फिक्स कैपिटल में पैसा बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, इसलिए बात कर रही हूँ फिक्स की। कह सर फिक्स कैपिटल डिसीजन ना इररिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? वो ऐसे टाइमली रिवर्स नहीं हो सकते, तो ये डिसीजन सोच, इसलिए वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में अगर मैंने कंपेयर किया तो मुझे फिक्स कैपिटल बड़ा लगा। फिक्स कैपिटल, तो मैंने बोला चल फिर एक काम कर, फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स के बारे में बात ही कर लेते हैं, बस फिर वर्किंग कैपिटल को रहने देते हैं। बच्चे को बस पता होना चाहिए कि वी नीड फंड फॉर दी 2 पर्पस, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है? और लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसे लेके आते हो ना, उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और कैपिटल से लिया हुआ पैसा जल्दी वापस नहीं करा जाता, लंबे समय। यस, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो ऋषि कहती कुणाल सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया फिर यार। मैंने हाँ ऋषि का वर्किंग कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रही सर सोच समझ के लेना कि जो आपको पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए वो कब चाहिए, सोच समझ के। तो इसके माइंड में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे फैक्टर आए। कह रहे सर बात सुनो, मैं हाँ बोलो। कह रहे जिस बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेस करने जा रहे हो ना, चेक कर लेना CRC, मेरा ऋषि का समझ नहीं आया क्या बोल रही है। कह रही जिस बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेस करने जा रहे हो आप, उस बिजनेस की 3 बातें 4 बातें चेक कर लेना। मैंने क्या? कह रहे उस बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है, अच्छा होगा तो ले लेना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्स है तो मत लेना। रिटर्न कम आ रहा है तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट, मतलब उस बिजनेस के लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज। CRC बोलो, क्या बोलो? CR रिटर्न बोलो, और C इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, दैट इज नोन एज CRC बोलो, CRC। फर्स्ट डिसीजन कौन सा था? इन्वेस्टमेंट। कौन सा था? खत्म, साइड कर दो। सेकंड पे किसको? फाइनेंसिंग। क्या? पहले सोच लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पैसा कितना चाहिए, किसके लिए, बिजनेस के लिए चाहिए। आप सोच रहा हूं
पैसा कहां से लाऊं? पैसा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोर्स। सोर्स अभी तो सिर्फ सोचा जा रहा था कि लूं पैसा या सोच लिया, अब सोच रहा हूं पैसा कहां से लूं। कहां से लूं? दो ही सोर्स है, ओनर्स फंड एंड, आवाज नहीं आ रही, ओनर्स फंड एंड। तो चाहे पैसा ओनर फंड से लाना हो, चाहे पैसा इशू करनी पड़ती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। याद है मुझे, क्या इशू करनी पड़ती है? एवरी बिजनेस इश्यूज फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग फाइनेंस। हर एक बिजनेस क्या इशू करता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। क्या इशू करता है? क्या रेस करने के लिए? फाइनेंस। चाहे ओनर से पैसा लाना हो, चाहे कम टाइम के लिए लाना हो, चाहे भाई इशू तो क्या करनी पड़ेगी? अरे एक दिन के लिए पैसा लाना हो तो क्या इशू करनी है यार? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या? ओनर्स फंड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नाम है शेयर्स, इक्विटी, और बोरोड फंड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी का नाम है डिबेंचर्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं ओनर्स फंड में। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, एडीआर, आईडीआर, जीडीआर, बॉन्ड्स, ये सारे सिक्योरिटी हैं पैसा अगर ओनर्स फंड से लाना हो तो। बोरोड फंड की सिक्योरिटी सबसे बड़ी डिबेंचर, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। बड़े सारे सोर्स हैं यार एक्सटर्नल के। अरे होंगे ही, बोरोड फंड के तो होंगे ही भाई। ओनर कम होते हैं, बाहर की दुनिया ज्यादा होती है भाई। हाँ भाई, तो बोरोड फंड तो बहुत सारे हैं, ओनर्स फंड लिमिटेड है, और मेन तो है ही इक्विटी। तो वैसे मेन एग्जांपल हो गए। ओनर्स फंड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है इक्विटी, और बोरोड फंड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है डिबेंचर्स। और फाइनेंसिंग डिसीजन में ये सोचते हैं पैसा ज्यादा इक्विटी से लाऊं या ज्यादा पैसा डिबेंचर से, बस ये सोचते हैं। और इन तीनों डिसीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ही यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन। कितना इक्विटी, कितना डिबेंचर, कितना ओनर्स, कितना बोरोड, कितना रेशियो रहेगा डेट और इक्विटी का, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। मैंने किसी से पूछा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या स्ट्रक्चर सर? स्ट्रक्चर हमारी पूरी कैपिटल कहां से आई है? हाँ, दो ही सोर्स से आती है, ओनर्स और बोरोड। रेशियोज भी करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, तो वही तो है। तू बता रहा डेट कितना, इक्विटी कितनी है? तो फाइनेंसिंग डिसीजन में एक फाइनेंशियल मैनेजर सिर्फ एक ही बात सोचता है कि जो मैं अपनी कंपनी की कैपिटल लेके आने वाला हूं, वो कैपिटल में कितना परसेंट पार्ट बोरोड से लेकर आऊं, कितना परसेंट पार्ट इक्विटी से लेकर आऊं। और फिर इसके माइंड में, ऋषि के माइंड में 50 चीजें आ जाती हैं। कह रही नाना सर रिस्क देखो, रिस्क आप इक्विटी से ले आओ। नाना सर कॉस्ट देखो, कॉस्ट आप डेट से ले आओ। इतनी सारी बातें माइंड में आती है। उस टॉपिक को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग अभी फिक्स कैपिटल था, वहां पर अभी यहां पे क्या फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। डेट या इक्विटी, डेट या इक्विटी, कितना डेट और कितनी। इस पूरे चैप्टर का 40% पार्ट सिर्फ यही है जी, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है जी। तो लास्ट डिसीजन, मैं अभी इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, लास्ट डिसीजन जी कौन सा है? डिविडेंड। पैसा आ गया, अब पैसा जो आप लोगों के पास आया है, रिटर्न जो आया है, उसको कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। तो या तो एक काम कर, जो पैसा तेरे पास आए या तो तू उसके पास अपने पास रख ले, या फिर पैसा शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे दे। अब इसी जी सी गेम रहेगी, कितना रखूं कितना बांटूं। बोलना, कितना रखूं कितना बांटूं, कितना रखूं, इसको बोलते हैं क्या? डिविडेंड डिसीजन। फिर इसके माइंड में 100 बातें आ गई। नहीं नहीं नहीं, रख लो, नहीं 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 बांट दो, नहीं रख लो, नहीं बांटो, नहीं रखो, नहीं बांटो। इस टॉपिक को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजन कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के भी क्या है? फैक्टर्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सिर्फ एक ही के हैं, किसके? फिक्स के। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है? फाइनेंसिंग का मतलब क्या? पैसा कहां से, मतलब डेट से या फिर डेट से या फिर। और थर्ड डिसीजन कौन सा है? डिविडेंड डिसीजन। चैप्टर खत्म। नहीं एक सेकंड, एक बात भूल गया बस।
वो पैसा कहाँ किन किन पर्पस के लिए चाहिए होता है? शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? जो शॉर्ट टर्म के पैसा चाहिए ना मुझे, जो मुझे शॉर्ट टर्म का पैसा चाहिए वो मुझे ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? जो लॉन्ग टर्म का क्या था? फिक्स कैपिटल। वो फिक्स कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल। ये लड़ रही है मुझसे यार चिंकी मिंकी। कह रहे अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया तब तो बताया था वर्किंग ऑफ फिक्स के बारे में। मैंने तब ये बताया था कि पैसा लाऊं या अब बता रहा हूं कि जो पैसा लेके आ रहा हूं वो ज्यादा लाऊं या। चैप्टर की स्टार्टिंग अलग थी और चैप्टर का एंड, और इस एंड में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल भाई, जानबूझ के। स्केल ऑफ बिजनेस साइकिल दे दिया अभी पेपर के अंदर, सीजनल फैक्टर दे दिए जी। बताओ कि मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम। मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूं, केस स्टडी पूरी आ रही है जी। ये मेरा पूरा कंप्लीट एक छोटा सा पार्ट है किस चीज का जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरा प्लीज देखिएगा। अगर हम बोल जरा द फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, हाँ सर, बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए जो मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उस पैसों को क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ। हाँ, 3 डिसीजन कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड तो रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। कम ऑन, रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, उसके बाद उसकी, तभी तो 3 डिसीजन बने हमारे भी। काम 2, रिक्रूटमेंट एंड तो एलोकेशन का मतलब पैसे तू कहीं से लेके तो आ गया, बाबू उसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करने का रिटर्न आएगा, उसको क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, अब एक एक लाइन समझ आनी चाहिए भाई, कंसर्न विद ऑप्टिमल रिक्रूटमेंट एज वेल एज द यूसेज। सेम बातें लिखी है जी आप लोगों के पास। ए गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू प्रोक्यूर फंड एट अ, पैसा लेकर आऊं कहां से लेकर आऊं? जहां कॉस्ट, अपनी लैंग्वेज को यूज कर लेना भाई कुछ यार। एंड कीपिंग द रिस्क अंडर दी कॉस्ट एंड रिस्क। हाँ, कॉस्ट एंड नहीं हो पाएगा बेटे, यहां नहीं देखेगी तो हो ही नहीं पाएगा। पेपर चेक हो गया तेरा, देख लिया था मैंने। एंड अचीविंग इफेक्टिव, होए पैसा आ गया, पैसा आने की बात होगी ये रही। एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब यूज करना, इन्वेस्ट करना ऑफ सच फंड्स इन मोस्ट सो दैट दे अर्न द। मैंने तो अभी पूरा चार्ट बनाया था यहां पर, अभी इन्हीं बातों को तो बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव पूछने, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, बोलना जरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द प्राइस। कब बढ़ेगा भाई? अभी क्या बोल रही थी? जब शेयर्स की डिमांड कब बढ़ेंगे भाई? जब शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा भाई? जब कंपनी को कॉस्ट कम लगेगी और रिटर्न, इसका मतलब कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्या हो रहा है? और ये होगा कब भाई? जब बेटर रिक्रूटमेंट एंड बेटर, और ये करता कौन है भाई? Therefore, when a decision is taken about the investment in a, the aim of financial management is to that the benefit from the exceeds the cost. सबको पता है, 12th के बच्चे को पता नहीं कि जेब से पैसा जाना कम चाहिए और जेब में पैसा, सबको पता है भाई। ये बात की कौन सी नई बातें बता रहे हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ये शेयर होल्डर की वेल्थ अचीव लिखा हुआ तुमको पता है, चार्ट बना तो दिया था, मैं और कैसे बताऊं? इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट अ, पैसा लाने की कॉस्ट, इंश्योरिंग इफेक्टिव, पैसा लाना, पैसे को, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोक्यूर्ड बाय क्रिएटिंग रिजर्व और री इन्वेस्टिंग, दो ही बातें बोलूंगा, रिक्रूटमेंट एंड, इससे क्या हो जाएगी? इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, increase the wealth of share. So for this, financial management takes a financial and financial decisions divided into, yes, financial decision divided into, first one is
इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिवाइड इनटू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन से सोर्स है, डेट से या हाँ डिविडेंड डिसीजन। रख लूं या रखूंगा तो क्या कहते हैं, बांटूंगा तो क्या कहते हैं। रेफ क्या हो गया, चेयर आए कर ले, कंफर्टेबल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या लिख दिया, ये स्पेशली किसके लिए बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज नोन एज। सो डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स व्हिच फंड्स विल इन्वेस्टेड बाय द एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी or a firm has to select most appropriate investment option out of the various. So the firm invests its fund inquiring the as well as the when decision regarding fixed asset, सिर्फ कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा, हाँ जी इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो माइंड में बहुत सारी बातें आ रही ऋषिका के, फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर, अगर दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो अच्छा है तो उसके लिए डिसीजन ले लूंगा, नहीं तो मतलब बी के लिए नहीं लूंगा। नेक्स्ट और इसी के बाद नेक्स्ट ये सी आर है ना, तो आर के अंदर ही दोनों आते हैं बेटा, आर फॉर तो सी आर सी बोलो ना, बोलो सी आर और अगेन पीयूष क्या कहता है, बड़ा गटी पेपर है तेरा यार, पता है, चल पता यही पता होना चाहिए इंसान को ना। एक आधा पढ़ना है, इस प्रोजेक्ट में पढ़ लो, एक प्रोजेक्ट होगा वहां का रिटर्न अच्छा आ रहा होगा तो उसके लिए ले लेना, हाँ प्रियंका डिसीजन ले लेना लॉन्ग टर्म, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है, द मोस्ट टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज टू क्या है, इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फ्रॉम दी प्रोजेक्ट। आजा बोल, प्रोजेक्ट ए में कितना है भाई, बी में, तो प्रियंका किसको लेना बेटा, 10 वाले को, हाँ ले लेना, ठीक है। जिसका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इजी हो, कॉम्प्लेक्स ना हो यार, ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्म, ये एक्स वाई ना, छोड़, इजी प्रोसेस होना चाहिए इन्वेस्ट करने का, उसमें करना, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रियंका ठीक है मत करना, ठीक है बेटा। कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिशा, क्या बोल रही थी, ये पैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेके नहीं आ रही, ये पैसा किसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द सेकंड, क्या बोल रही है बताइए, लार्ज नंबर ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, पैसा अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो भी बहुत ह्यूज है, तभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका मतलब तू सोच रही है मैं जाम से क्वेश्चन पूछ लूंगा कि व्हाई फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख क्या बोल रहे, देख ले, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अगर गलती से रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड इट मे रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। थर्ड क्या है, क्या मतलब वो अग्रिम रिस्क का, रिस्क इन्वॉल्व है, हाँ इरिवर्सिबल डिसीजन क्या है जी, विच कैरी हाई रिस्क। तो भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन कैसे होते हैं, पढ़िए को बेर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी और ओवरनाइट एज द डिसीजन इन्वॉल्व एंड गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन में रिजल्ट इन हैवी। कंक्लूजन पढ़ ले प्लीज को बेर भाई। Must compare all available very carefully and then only decide where to invest the most. So working capital requirement and आवाज नहीं, working capital requirement and important कौन सा है, उसे और क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बताओ, C R C। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है, हाँ क्यों इंपॉर्टेंट है बताना जरा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। नेक्स्ट डिसीजन, 3 डिसीजन बताओ कौन कौन से होते, फर्स्ट, सेकंड, फाइनेंसिंग, थर्ड, अब कौन सा आ गया, कहां से कितना पैसा, हाँ कहां से, या तो शॉर्ट बोरोड से या तो
मतलब या तो डेट से या तो इसका मतलब बोल क्वांटम, क्वांटिटी क्या ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम अगर हम या तो ओनर से, ठीक है जी, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम, सारी बातें सेम ही है पूरे पेपर पे, ठीक है। कुछ दिमाग में बातें आ रही हैं, नहीं 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 डेट, नहीं 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 इक्विटी, नहीं डेट नहीं इक्विटी, इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। ये अगर हो गया एक बार पार्ट क्लियर, 40% चैप्टर क्लियर है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस सिर्फ मीनिंग बताओ ना जी, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ कि पैसा ज्यादा कहां से लेके आऊं, पैसा ज्यादा डेट से लेकर आऊं या पैसा ज्यादा तो पहली माइंड में क्या आ रही है यार, कॉस्ट। और दूसरा तो मेन हमारे होता ही क्या है, रिस्क, पर अभी यहां पे क्या है जी, कॉस्ट। क्या कहते हो, किसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, इक्विटी की। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है, तुम दोनों नहीं, तुम भी नहीं, कि इक्विटी कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है। छाबड़ा सर इसके अंदर अगर आपका वो हो गया तो डिविडेंड देना पड़ेगा। वो क्या हो गया भाई, मतलब आपका शेयर दूसरे का रहेगा ना, डिबेंचर्स में उतना ही रहेगा। हाँ जी बताओ। इंटरेस्ट बेस पे होता है, पर इक्विटी में जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो उनका एक परसेंट सिलेक्टेड होता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उतना परसेंट देना ही पड़ेगा, पर इंटरेस्ट बेस होता है तो उससे प्रॉफिट में उतना फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ सकता, बट चाहे 10 साल हो जाए, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो चाहे कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होता है। तो अगर जब मन में आपके दिल में जब कभी भी क्या है कॉस्ट, तो प्लीज याद सिर्फ किसको करना, डेट को, इक्विटी को। रेज योर हैंड, किसको ये बात क्लियर है भाई? मुझे लगता है अभी भी क्लियर नहीं तो पूछ भी लेना चाहिए वैसे तो। और कब करोगे क्लियर फिर? The cost of raising finance from various sources are different and finance manager always prefer the source with the, और कौन सा है मिनिमम कॉस्ट, डेट। हाँ जी, कैश फ्लो क्या कहते हो? अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेट से लो, अगर नहीं है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। सो क्यों लूं डेट से मैं? क्योंकि डेप्टेबल एक्सपेंस। अच्छा, क्या डेट के ऊपर क्या देना होता है? मैंने बोला डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट देना होता है। तो कह रहे फिर फालतू में अपनी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो? पैसा किससे ले आओ, डेट से, उसके ऊपर क्या देने था? क्योंकि आपका तो कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो बेकार होता तो क्या लेके आते? क्लियर है? हाँ बोले जरा एक बार। द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प इन सेलेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में मेक दी देन द फंडिंग थ्रू दी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा क्या बोल रहा है? बता चापड़ा क्या कहता है? कंट्रोल कंसिडरेशन। अभी पेपर दिया तुम लोगों ने यार, क्यों यार, क्यों डेक्टर? कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? जब हम लोग कहां से लेके आते हैं पैसा। तो अगर तो कंट्रोल अपने पास रखना है तो इक्विटी से पैसा कम लाओ और डेट से ज्यादा। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास? फ्लोटेशन कॉस्ट, इशूइंग कॉस्ट। क्या जनरली इशूइंग कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है? इक्विटी की। इक्विटी के अंदर स्टेप्स इतने होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। पता नहीं कब शेयर इशू होगा, काम इतने बड़े बड़े हैं भाई। फिर प्रोराटा लगाओ वो तो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। पैसा अगर किससे लाना हो तो भाई वो तो डेट से लाना हो, किससे लाना हो वो इजी है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं आप। तब भी बोलना, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सच एज अंडरराइटर एक्सपेंस। द फर्म प्रेफर द सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व दी। नेक्स्ट बच्चे, ऑलरेडी फिक्स जा रहा है यार, ऑलरेडी फिक्स है ही यार। चाहे मैं काम करूं, चाहे बच्चे आए, चाहे कुछ पैसे ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो फिर डिबेंचर से पैसे और क्यों लेके आ रहा है? वो भी तो फिक्स्ड होते हैं, देना ही। डिबेंचर्स के ऊपर क्या देना होता है कुबेर? इंटरेस्ट। तो फिर देना ही, तेरे ऑलरेडी ही देने वाले खर्चे इतने, तू और देने वाले खर्चे ऐड कर रहा है, तो तेरे ऑलरेडी फिक्स्ड जब ज्यादा हो तो पैसा कैसे लेके आई हो? इक्विटी से। किससे लेके आना है बेटा? इक्विटी। तो if a company is having a if a company is having a high fixed operating cost, then it must prefer an
then it must prefer an owner's fund because due to the high fixed operational cost. हाँ जी सर, अभी नहीं आ सकता सर, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है. कॉल आएगा तो उसको पिक मत करना. मैं तो वैसे नहीं कर रहा था भाई यार कोई. हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास? रिस्क. अगर डेप्थ से ज्यादा होगी तो हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? क्या बात बोली भाई सर, क्या बात सर, क्या ही बात बोल दी यार. हमसे बात हाँ जी, नेक्स्ट क्या है बच्चे? रिस्क. क्या कहते हो रिस्क? वैसे किसे कहते हो? डेट को? सबसे रिस्क किसमें है? क्या दिक्कत है उसमें? रिस्क बोलते हैं उसको. अरे भाई देना ही देना है. हाँ देना ही पड़ेगा, मतलब खत्म तो फिर हो ही जाएगी, फिर क्या देना पड़ेगा? फिर नहीं देना पड़ेगा. तो ये हो गया रिस्क. क्या? तो फाइनेंशियल मैनेजर ऑलवेज प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व्स अ लो रिस्क, विच इन्वॉल्व्स. और लो रिस्क किस में होता है? इक्विटी में. लो रिस्क किस में होता है? स्टेट ऑफ, अग्रिम समझा रहे हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे आप लोगों के प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. और अगर वो मार्केट, द कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ. सो ड्यूरिंग द बूम पीरियड, ड्यूरिंग द it is easy to sell as people are ready to take the risk, whereas during the there is more demand for the debentures, debt, debentures. तो बूम है, लोग कहते हैं चल रिस्क लेते हैं, देखते हैं बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा. टॉपिक का नाम क्या हो गया भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग. मेरे माइंड में क्या आ रहा था बार बार कि पैसा कहां से लाऊं? डेट से या? हाँ जी, पैसा कहां से लाऊं? डेट से या? नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास? डिविडेंड डिसीजन. हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? किसे कहते हैं डिविडेंड डिसीजन? हाँ जी, पैसे को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट. रखूं या? अगर हम रखूं या? सो दिस डिसीजन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज among the various parties such as or after the payment of a finance manager has to decide with the. याद आ गया? अगर मुझे पहले होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये पैसा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से. किससे? इसमें से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट. फिर क्या माइनस करते हैं? टैक्स. फिर आता है मुझे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कम ऑन, क्या आता है? और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में बात करेगा. जो ये पैसा बचता है, फिर इसी पैसे को या तो रिटेन अर्निंग्स रखते हैं या फिर इसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. तो वो यही कह रहे हैं डिविडेंड डिसीजन का मतलब है, यहां तक तो हम लोग आ चुके हैं. अब हम लोगों ने सिर्फ एक बात सोचनी है कि पैसा रखूं या पैसा रखूं या सारे मिनिमम फिक्स्ड मैक्सिमम लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो बचा वो बता रहे जी. तो फैक्टर फैक्टिंग मेरे पास आया. फर्स्ट इज अर्निंग. अगर मेरी अर्निंग अच्छी है, मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा अर्न कर रहा हूं, तो मैं बांटूंगा. और बोल नहीं रहे, बांटूंगा, रखूंगा. स्टेबिलिटी, मेरी अर्निंग स्टेबल है, कभी ये नहीं कि कम हो जाएगी रिजल्ट. मुझे पता है जो मेरी अर्निंग स्टेबल है तो बांटूंगा, रखूंगा. कैश फ्लो पोजीशन मेरी अगर स्ट्रांग है तो बांटूंगा ज्यादा और रखूंगा कम. यस, ग्रोथ. तू बता प्रेशा, अगर तेरे पास पता, देखो फ्यूचर में तूने ग्रो होना है, फ्यूचर में तूने ग्रो होना है, तूने इन्वेस्ट करना है, तो तू पैसा रखेगी ज्यादा, क्योंकि वही पैसा तो यूज होगा, री इन्वेस्ट होगा. नेक्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ. अगर तेरे प्रेफरेंस ओल्ड एज के हैं तो उनको पैसा रेगुलर चाहिए, तो तू बांटेगी ज्यादा और रखेगी. पर अगर तेरे शेयर होल्डर्स यंग है तो वो चाहते हैं अपने पैसे री इन्वेस्ट करना, तो तू रखेगी ज्यादा और बांटेगी कम. नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी. देख बट्टा कब है, तू खुद अभी सॉरी वो चला गया, तू बट्टा कब है? जब आखिरी में बच जाता है टैक्स देने के बाद. जब टैक्स ज्यादा चले जाएगा तो बचेगा कम, और अगर बचेगा कम तो बटेगा भी कम. तो अगर टैक्स ज्यादा, बोलो ना, टैक्स ज्यादा तो बटेगा कम, और टैक्स कम माइंड में क्या आ रहा है? फैक्टर्स. क्या आ रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. एक्सेस टू दी. क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? मैं बड़ी कंपनीज के पास ज्यादा एक्सेस है, पर if the capital market can easily be accessed or approached and there is enough demand for, then the company can give more dividend.
मैं जब चाहूं मार्केट से फंड्स को रेज कर सकता, और जब मैं जब चाहूं पैसा मार्केट से रेज, तो फालतू में अपने पर रखना क्यों, क्या कर दो, बांटो। एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, क्या बोलते हैं, एक्सेस टू द लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। बोलो अकॉर्डिंग टू द, देयर आर ऑलवेज अ ब्रैकेट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, कि इतना तो बांटना ही है या फिर इतना तो रखना ही है, तो उसको प्रोविजन को ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, वो हमेशा क्या चाहेगा, मैं रखूं या बांटूं, क्योंकि उसको तो एंड में वहीं से मिलेगा जो कंपनी का होगा। तो बोलेगा कंपनी तू ज्यादा बांट मत, तू अपने पास रख। तो अगर तूने लोन लिया हुआ है, उनके प्रेफरेंस अगर देखी जाए तो बांटना कम और रखना ज्यादा। रखने को क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स, और बांटने को क्या बोलते हैं। इसका मतलब मेरे पास तीन भाई मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गए, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। कमान उत्कृष्ट, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। लास्ट क्या है जी, लास्ट स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मतलब अगर स्टॉक मार्केट तो मुझे बांटना ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी ना लोगों की, और डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, बांटना ज्यादा बढ़ेगा। हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर मेरी पॉलिसी है कि मैंने बोला था कि मैं प्रॉफिट चाहे जितना कमाऊं चाहे कम कमाऊं, तो मैं डिविडेंड स्टेबल दूंगा। मैंने इसी बेसिस पर अपने शेयर को इशू किया था, लोगों ने तभी अट्रैक्ट हुए थे। अब इन्होंने शेयर्स ले लिए, अब चाहे मैं पैसा कम कमाऊं चाहे पैसा जितना मैंने बोला है मैं उतना डिस्ट्रीब्यूट करूं, चाहे रखना कम पड़ जाए, चाहे रखना कम पड़ जाए। इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। क्या कहते हैं जी। तो कितने डिसीजन है मेरे पास, कौन कौन से बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड, और तीनों डिसीजंस के मेरे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। कम ऑन, क्या फैक्टर्स, चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, to manage the financial activities, financial management perform the financial planning, and under the financial planning, financial management takes 3 financial decision. First is second, third. Thank you so much ji, enjoy.